नमस्कार, मैं सिकंदर खान। आज अपन कर रहे हैं कक्षा 8 की एनसीईआरटी विज्ञान बुक की 10वां लेसन किशोर अवस्था का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा किस प्रकार किशोर अवस्था में परिवर्तन होते हैं, जो हमें कुछ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते। आज हम अध्ययन करेंगे दूसरे पार्ट में गौण लैंगिक लक्षण। सबसे पहले मैं आपको साधारण अर्थ में बता दूं कि गौण लैंगिक लक्षण होते क्या हैं। देखिए, वे लक्षण जिनके ज़रिए हम लड़के और लड़की में सामान्य तौर पर देखकर भेद कर सकें, अंतर कर सकें, वही लक्षण गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब हम इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, हमने इससे पहले वाले लेसन जनन में पढ़ा था कि पुरुष के जननांग, वृषण, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और मादा जननांग में अंडाशय, अंडवाहिनी, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो इसका प्रभाव या उनका लेना देना यहाँ गौण लैंगिक लक्षणों से भी है। देखिए, वृषण जो कि पुरुष के जनन अंग है, उनमें शुक्राणु उत्पन्न होते हैं और मादा में अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु तथा अंडाणु युग्मक हैं। ये युग्मक किशोर अवस्था में शुरू होते हैं बनने। अब युवावस्था में लड़के और लड़कियों में क्या परिवर्तन आते हैं। देखिए, लड़कियों में स्तनों का विकास एक मुख्य लक्षण है। इसी प्रकार लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना एक सामान्य लक्षण है। तो ये लक्षण हमें लड़के और लड़की को पहचानने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं। अतः ये गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो लड़कों के सीने पर बाल आ जाते हैं, शरीर के ज़्यादातर हिस्सों में बाल आ सकते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही बगल और जांघ के ऊपरी भाग, जिसे हम प्यूबिक क्षेत्र कहते हैं, उसमें भी बाल आ जाते हैं। बूझो और पहेली ये जानना चाहते हैं कि ये परिवर्तन प्रारंभ कौन करता है। देखिए, किशोर अवस्था में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन हार्मोनों की वजह से होते हैं। किस वजह से होते हैं? हार्मोन। हार्मोन क्या है? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ है। अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने हार्मोनों को सीधे रक्त में डाल देती हैं और रक्त उनको निर्धारित स्थल या लक्ष्य स्थल तक ले जाता है और वहाँ वो अपना प्रभाव दर्शाते हैं। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये अपने रसों को चूँकि सीधे रक्त में डाल देती हैं, या यूँ कहें कि इनके द्वारा उत्पन्न रसों को ले जाने के लिए किसी प्रकार की वाहिनियाँ या नलिकाएँ नहीं होती। अतः ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, नलिका विहीन ग्रंथियाँ आदि के नाम से जानी जाती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन छोड़ती है, उनके द्वारा शारीरिक या गौण लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। यौनारंभ के साथ ही पुरुष के जो वृषण हैं, उनसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। इसे नर जनन हार्मोन कहते हैं। यह जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम नर जनन हार्मोन कह रहे हैं, उस हार्मोन की वजह से लड़कों में कई बदलाव आते हैं। ठीक है, उनके चेहरे पर बालों का आना या दाढ़ी मूंछ का आना, यह सबसे मुख्य लक्षण है। इसी प्रकार लड़कियों में यौनारंभ के समय अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है। ये जब हार्मोन स्रावित होता है
तो उससे स्तन विकसित हो जाते हैं, अर्थात लड़कियों में दूध ग्रंथियाँ विकसित हो जाती है जो स्तन के अंदर होती है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण और नियमन किसके द्वारा किया जाता है? वो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन होते हैं वो इस पे कंट्रोल करते हैं, या यूँ कहें कि इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण और नियमन अन्य हार्मोन नियंत्रित करते हैं, और वो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। अब है जनन कार्य में या उसको आरंभ करने में हार्मोन की भूमिका क्या है। देखो, हमने पहले अध्ययन किया अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने हार्मोनों को रुधिर में छोड़ देती है और वो वहाँ से लक्ष्य स्थल तक पहुँच सकते हैं, क्यों? खून उनको वहाँ ले जाता है। लक्ष्य स्थल तक हार्मोन के प्रति वहाँ अनुक्रिया होती है। जो भी लक्ष्य स्थल है वहाँ जब हार्मोन पहुँचता है तो वहाँ प्रतिक्रिया या अनुक्रिया होती है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। वृषण एवं अंडाशय ये लैंगिक हार्मोन स्रावित करती है। क्या करती है? लैंगिक हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है। और यही है वो गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ग्रंथि से क्या स्रावित होता है। देखिए, पीयूष ग्रंथि है वो क्या करेगी? जनन अंगों को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगी। पुरुष का मुख्य जनन अंग है वृषण, तो वृषण को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करेगी, जो कि नर जनन हार्मोन है। इसी प्रकार मादा को वो एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है, जो महिला में गौण लैंगिक लक्षण आने के लिए जरूरी है, या मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब ये हार्मोन जब वहाँ से उद्दीपित होते हैं, प्रेरित होते हैं, तो रुधिर प्रवाह में आ जाते हैं और रुधिर प्रवाह उसको लक्ष्य स्थल तक पहुँचा देता है, और ये यौनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हार्मोन है वो इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन। अब यहाँ पहेली और बुझों की शंका है, वो देखिए। पहेली और बुझों है वो समझ गए हैं कि यौनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, जब व्यक्ति जनन क्षमता प्राप्त करता है। अब वो ये जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार जब शुरू हो जाता है तो क्या वो जीवन पर्यंत चलता रहता है या कभी समाप्त हो जाता है। देखिए, इनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जनन काल है वो ताउम्र चलता रहेगा या समाप्त होगा। देखिए, ये जो अवधि है वो स्त्री और पुरुष की अलग अलग है। पुरुष की अवधि थोड़ी लंबी होती है और महिला में यह अवधि थोड़ी कम होती है। अब हम इसी बारे में अध्ययन करते हैं, मानव में जनन काल की अवधि। देखिए, जब किशोरों में वृषण तथा अंडाशय युग्मक बनाने लगते हैं, या यूँ कहे शुक्राणु और अंडाणु बनाने लगते हैं, तब वे जनन करने के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुषों में महिला की अपेक्षा ज़्यादा अवधि तक होती है। ये बात अपन पहले कर चुके हैं। देखिए, स्त्री में जनन अवस्था का प्रारंभ उसके यौनारंभ से प्रारंभ माना जाता है, जो कि 10 से 12 साल की आयु है। वहाँ से वो जनन अवस्था में शुरुआत करती है। सामान्यतः 45 सामान्य 45 से 50 वर्ष की आयु तक उसका जनन अवस्था का पीरियड चलता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिन के बाद या उसके अंतराल पर किसी भी एक अंडाशय द्वारा एक अंडाणु निर्मोचित कर दिया जाता है।
इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जब अंडाणु निर्मोचित होता है। और गर्भाशय की दीवार मोटी होने का तात्पर्य होता है कि वो अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, क्योंकि हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं जन्म में कि शुक्राणु और अंडाणु के संयोग को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन से ये दोनों युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। तो युग्मनज को ग्रहण कर सके इसलिए गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है। इसके कारण या इसके फलस्वरूप ही गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। ठीक है, गर्भधारण हो गया, ठीक है। निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, अंडाणु तथा गर्भाशय का जो मोटा स्तर होगा वो रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाएगा। इस क्रिया को स्त्रियों में रक्तस्राव या मासिक धर्म या रजोधर्म या ऋतुस्राव के नाम से जाना जाता है। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। रक्तस्राव 28 से 30 दिन में एक बार होगा। ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है। तो यौनारंभ में होता है जिसे रजो दर्शन कहते हैं, पहला ऋतुस्राव। यानी पहला ऋतुस्राव जब यौनारंभ में होता है उसको रजो दर्शन कहते हैं। लेकिन जब महिला 45 से 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है तब उसका ऋतुस्राव रुक जाता है। और जब ऋतुस्राव रुक जाता है उस स्थिति को रजो निवृत्ति के नाम से जाना जाता है। यानी पहली बार जब महिला से ऋतुस्राव होता है तो रजो दर्शन है, और जब वो रुक जाता है तो वो अंतिम ऋतुस्राव रजो निवृत्ति कहलाता है। प्रारंभ में ऋतुस्राव है उसका चक्र अनियमित हो सकता है, उसकी पीरियड की अवधि 28-30 दिन न हो, आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति नियमित हो जाती है। ठीक है, पहली अब क्या करिए, पहली कह रहे स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजो निवृत्ति से रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक होती है। क्या वह सही है? बिल्कुल सही है। यानी स्त्रियों के अंदर जो जनन काल की अवधि है वो इसी अवधि में होती है, रजो दर्शन से लेकर रजो निवृत्ति तक। ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन करते हैं। इस चक्र में अंडाणु परिपक्व होता है, उसका निर्मोचन होता है, गर्भाशय की दीवार मोटी होती है और निषेचन नहीं होता तो उस स्थिति में वो टूटती है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजित हो जाता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए वो स्थापित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार वो जनन के लिए तैयार कर देता है। अब हम बात करते हैं संतति का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, हम अक्सर सुनते हैं लड़का होगा या लड़की होगी, चर्चाएं घरों में अक्सर चलती रहती हैं, लेकिन इसका निर्धारण कैसे होता है, यही बात पहेली के दिमाग में है। तो हम इस बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, लड़का या लड़की, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें इससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जो डायग्राम आपको दिया गया। ये देखिए, ये शुक्राणु है वाई और ये अक्ष, ये अंडाणु है जो दोनों ही अक्ष हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि वाई और अक्ष मिलते हैं तो लड़का है, दोनों अक्ष है तो लड़की है। इस प्रकार ये क्रिया दिखाई गई है। तो हम बात करते हैं। देखो इसमें कुल मिला के बात ऐसी होती है कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनके केंद्र के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्रों के पाए जाते हैं। कितने जोड़े? 23 जोड़े गुणसूत्रों के पाए जाते हैं। इनमें 21 अलिंगी गुणसूत्र होते हैं और 2 जो गुणसूत्र है वो लिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं। जो लिंगी गुणसूत्र है
वो महिला में दोनों एक जैसे होते हैं, एक्स एक्स, दोनों एक जैसे हैं एक्स। जबकि पुरुष के अंदर जो लिंग गुणसूत्र हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई। इसलिए महिला जब अंडाणु बनाती है, निर्मोचित करती है, तो उसके अंडाणु हमेशा एक्स गुणसूत्र वाले होंगे, क्योंकि उसके दोनों लिंग गुणसूत्र एक्स होते हैं। जबकि पुरुष जो शुक्राणु बनाता है, उस शुक्राणुओं के अंदर कभी एक्स तो कभी वाई होते हैं। अब इनमें कुछ एक्स कुछ वाई होते हैं। अब बात इस पर डिपेंड करती है कि अंडाणु को यदि पुरुष का एक्स शुक्राणु निषेचित करता है तो लड़की उत्पन्न होती है, और यदि वाई शुक्राणु निषेचित करता है तो लड़का उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी अंडाणु दोनों एक्स होते हैं जो एक युग्मक है। शुक्राणु दो तरह के होते हैं, एक्स और वाई, ये भी युग्मक है। लेकिन जब इन दोनों युग्मकों का संयोग होता है तो हम उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के कारण युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज के अंदर इन दोनों जो मिले हैं युग्मक, वो यदि एक्स है तो लड़की पैदा होगी, और मिलने वाले अंडाणु और शुक्राणु एक्स और वाई अलग अलग हैं तो लड़के का जन्म होगा। इस प्रकार की स्थिति हम इसमें देख रहे हैं। डायग्राम के अंदर हमें दे रखा है कि इस प्रकार एक्स और वाई मिलने से लड़का उत्पन्न होता है, और एक्स गुणसूत्र जब अंडाणु शुक्राणु के मिलेंगे तो पुत्री का जन्म होगा। इस प्रकार लिंग निर्धारण की क्रिया के लिए यदि हम किसी को जिम्मेदार माने तो वो जिम्मेदार पुरुष होता है, न कि स्त्री, क्योंकि स्त्री के हमेशा अंडाणु एक ही प्रकार के एक्स प्रकृति के होते हैं, जबकि पुरुष ही दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है। अगर उसके एक्स शुक्राणु हैं तो लड़की है, और यदि उसके वाई शुक्राणु निषेचित कर रहे हैं तो वो लड़का है। इसलिए संतान के लिंग निर्धारण के लिए माँ कदापि जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए पूरी तरीके से पिता जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो महिला को उसके लिए जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। अब हमारा बिंदु है आगे की, हम बात करें तो लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। देखिए, पीयूष ग्रंथि है, उसके द्वारा स्रावित हार्मोन जनन अंगों को उनके हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि अन्य बाकी ग्रंथियों पर नियंत्रण भी करती है। हमारे शरीर में केवल एकमात्र पीयूष ग्रंथि नहीं होती। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं, हमारे शरीर में और भी अनेक ग्रंथियाँ होती है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में अधरतल पर होती है, जो सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, तो उसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि सभी को कंट्रोल करती है, इसलिए ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पीयूष ग्रंथि के अलावा और भी अपने शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां हैं, जैसे वृषण है और अंडाशय है, ये जनन ग्रंथियां हैं। थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि, ये अपने शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यहाँ हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ में बताया गया है कि बुझ और पहले अपनी बुआ के साथ जब कहीं जाते हैं डॉक्टर के पास, तो एक काका नाम के लड़के का फूला हुआ गला देखते हैं। तो हम इस स्थिति के बारे में देखें तो देखिए, हमारे गले के अंदर थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन। अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। और वो जब असामान्य हो जाती है या
उसमें दिक्कत आती है तो आयोडीन की मात्रा कम होने से गला सूज कर नीचे लटक जाता है, उसे ग्वाइटर या घेंगा या गलगन आदि रोगों के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः थायराइड ग्रंथि से जुड़ा हुआ एक रोग है। इसी प्रकार दूसरे रोग के बारे में बुआ जी ने बताया है इंसुलिन हार्मोन की वजह से। ठीक है, बुआ जी बता रही हैं कि फूफा जी मधुमेह रोग से पीड़ित है, तो हम मधुमेह के बारे में बात करते हैं। देखो, जिस प्रकार थायराइड ग्रंथि है उसी प्रकार हमारे शरीर में एक ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर से बाहर निकलने वाले या मूत्र के साथ बाहर निकलने वाली शर्करा या शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इस कारण इस रोग को डायबिटीज़, मधुमेह आदि नाम से जाना जाता है। इस प्रकार इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है और ये अग्नाशय ग्रंथि से जुड़ा हुआ रोग है। अब हम बात करते हैं एड्रीनल ग्रंथि। देखिए, एड्रीनल ग्रंथि है उसको अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारी वृक्क यहाँ किडनी के ऊपर होती है और इसका मुख्य कार्य है कि रुधिर के अंदर नमक की मात्रा को नियंत्रित या संतुलित करती है। एड्रीनल ग्रंथि एड्रीनेलिन, कौन सा हार्मोन है? एड्रीनेलिन नामक हार्मोन छोड़ती है और एड्रीनेलिन जो हार्मोन है वो क्रोध, चिंता, भय, उत्तेजना आदि की अवस्था में तनाव को कंट्रोल करने का कार्य करता है, दौड़ के अंतिम क्षणों में साहस प्रदान करता है, संकटकालीन परिस्थितियों का सामना कराता है। ये सब एड्रेनलिन हार्मोन के कार्य हैं। थायराइड और एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड और एड्रीनल ग्रंथि पीयूष द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से जो आदेश प्राप्त करती है उसी अनुसार अपने हार्मोन का स्रावण करती है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन निकलते हैं उनको सम्मिलित रूप से पिट्यूटेराइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्यूटेराइन। देखो, पीयूष ग्रंथि जब अधिक सक्रिय हो जाती है तो आदमी दानवाकार लंबा हो जाता है, यदि कम सक्रिय जाती है तो आदमी या व्यक्ति बौना रह जाता है। ठीक है, अब दिमाग में बुझो के प्रश्न है, क्या अन्य जंतुओं में हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान होता है? ठीक है, तो इस प्रकार की बातें देखिए सही हैं। हार्मोन है वो दूसरे जीवों के अंदर भी जनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं इनके बारे में जानकारी करेंगे। जैसे हमें सबसे पहले दे रखे हैं, कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान है। हमें पूछा जा सकता है कि किसी कीट के जीवन चक्र को पूर्ण करने में हार्मोनों का क्या योगदान है, या हार्मोनों के योगदान की समीक्षा की। देखो, पहले लेसन के अंदर हमने पढ़ा था रेशम कीट और मेंढक में जीवन चक्र के बारे में। रेशम कीट है उसको पूर्ण वयस्क बनने में कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इल्ली को वयस्क बनने तक कई चरण होते हैं। इसी प्रकार मेंढक में जो टेडपोल लार्वा है वो वयस्क मेंढक में बदलता है, उसके लिए उसे भी कई चरणों से गुजरना पड़ता है। इन सब के लिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि लार्वा से वयस्क बनने की या होने की इस स्थिति को हम कायांतरण कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करें, हम ये जो कायांतरण है उस कायांतरण को हम हार्मोनों द्वारा नियंत्रित मान सकते हैं या हार्मोनों द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, कीट हार्मोन द्वारा इस कायांतरण का नियंत्रण होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन है थायरोक्सिन, वो इसका नियंत्रण या नियमन करता है।
कौन सा? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए उस पानी के अंदर आयोडीन की मात्रा होनी जरूरी है। यदि उस आयोडीन यानी जहाँ टेडपोल अपना जीवन कर रहे हैं, बिता रहे हैं, उसमें पानी के अंदर यदि आयोडीन की मात्रा पर्याप्त है तो टेडपोल की वृद्धि सामान्य होगी। अगर उसमें आयोडीन की मात्रा नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि थायराइड है, उसके लिए थायरोक्सिन हार्मोन सही तरीके से स्रावित हो, उसके लिए उसे आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। और यही कारण है कि हमें बार बार कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्यों? कि जब हमारे भी शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन की कमी होती है, गलगंड, घेंगा, ग्वाइटर रोग हो सकता है। ये हमने पहले भी बात कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जननात्मक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए व्यक्ति का कायिक और मानसिक विसंगति युक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। वो मानसिक तौर से बिल्कुल फिट है, कायिक तौर से फिट है, तो वो स्वस्थ है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे एक निश्चित संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। उसे एक व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई की आवश्यकता नियमित होती है, जरूरत पड़ती है उसे। वो पर्याप्त शारीरिक व्यायाम रोज कर रहा है तो उसे इन सब की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में जब शरीर की वृद्धि हो रही होती है, वो अनेक परिवर्तनों से गुजर रहा होता है, तब उसे और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो अपने शरीर को, वातावरण को स्वच्छ रखे तथा साथ ही साथ संतुलित आहार उपयोग करे। वो आहार जिसमें उसे उसकी उम्र के अनुसार पर्याप्त वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि की पूर्ति हो सके। ठीक है, हमारे भारतीय भोजन के रूप में रोटी, दावल, चाल, सब्जियां आदि है एक संतुलित आहार का घटक है। दूध अपने आप में एक संतुलित भोजन है और फलों से भी हमें बहुत पोषण मिलता है। क्योंकि दूध है वो संपूर्ण पोषण दाता होता है, इसलिए माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, क्योंकि उनको उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए लौह तत्व। देखो, लौह तत्व रुधिर के निर्माण का एक घटक है, इसलिए हमें लौह युक्त खाद्य पदार्थों को प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर में खून की वृद्धि होती रहे, हीमोग्लोबिन बढ़ता रहे। जिसमें हम क्या खाएं? पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला आदि किशोर के लिए बहुत अच्छे खाद्य पदार्थ हैं। अब किस वक्त कैसा भोजन होना चाहिए? देखिए, यहाँ में थोड़े से प्रश्नों की बात की जा रही है। अपने दोपहर और रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच करो। क्या भोजन संतुलित और पोषक है? क्या इसमें वो खाद्यान्न सम्मिलित है जो हमें ऊर्जा दे रहे हैं? क्या इसमें दूध, मांस, नट, दाल शामिल है जो वृद्धि के लिए प्रोटीन दे रहे हैं? क्या इसमें वसा और शक्कर भी शामिल है जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं? कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ों को हम मनन करें, क्या हम ये चीज़ें ले रहे हैं? ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि हाँ, हम संपूर्ण पौष्टिकता प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो, फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन का है। ठीक है, देखिए, चिप्स है, पैक की हुई डिब्बाबंद सामग्री है, ये खाने में स्वाद जरूर लगती है, लेकिन कभी भी उनको भोजन के स्थान पर नियमित इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पोषक के नाम पर एक अपोषक तत्व शरीर में भेजता है और ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायी है। इसलिए हमें जहाँ तक संभव है हमारे भोजन के अंदर एक संतुलित आहार होना चाहिए। जो हम देखें कि हमारे को दूध मिल रहा है, नट दाल मिल रही है, चावल मिल रहे हैं या हरी सब्जियां वगैरह प्राप्त कर रहे हैं, ये संतुलित आहार है और ये आहार ही हमें पूर्ण फिट रखने के लिए काम करता है। इसी प्रकार हमें पूर्ण रूप से पोषण प्राप्त हो, इसलिए हमें सुबह का भोजन अलग होता है, दोपहर अलग होता है, शाम का अलग होता है, रात्रि का अधिकांश भोजन हल्का होता है। लेकिन
ये तला भुना हुआ या जो आज का फास्ट फूड या जंक फूड चल रहा है, ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये भोजन है वो हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। ये कदापि किसी भी काम के नहीं है। या में दे रखा है कि आप किस प्रकार की एक डायग्राम बना सकते हो, जैसे ये मांस, सब्जियां, दूध, अंडे, फल, ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के अपने खाद्यान्न दे रखे हैं। ये सब हमारे शरीर के लिए पोषक है, अच्छे हैं, ठीक है। तो हमें इनका इस्तेमाल नियमित रूप से सही तरीके से करना चाहिए। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। देखिए, किशोर अवस्था है वो काफ़ी परिवर्तनकारी और क्रियाशील अवस्था है, तो हमें इस अवस्था के अंदर बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम एक बार तो स्नान करना ही चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि उसमें श्वेत ग्रंथियाँ विकसित हो जाती है, जिनके द्वारा श्वेत निकलता है और वो पसीने की गंध आने लग जाती है, ठीक है। तो उस गंध को हटाने के लिए बहुत अत्यावश्यक है कि वो स्नान करें, ताकि वो अपने शरीर को स्वच्छ रख सके, और उस समय वो अपने शरीर को भली भांति प्रत्येक हिस्से को साफ करें, अन्यथा उसमें जीवाणुओं के संक्रमित होने का खतरा रहता है। इसी प्रकार जब हम लड़कियों की बात करते हैं तो उसको मासिक धर्म के समय या ऋतुस्राव के समय अपने शरीर की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उस चक्र को ध्यान में रखते हुए उसे पहले से ही तैयार रखना चाहिए या पहले से ही तैयार होना चाहिए। हमेशा उसे साफ सुथरे सैनिटरी पैड्स, नेपकिन्स, घर पे तैयार के कपड़े, पैड आदि का इस्तेमाल उसे करना चाहिए, और उसको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। तब वो शरीर है वो एक स्थिति के अंदर रहता है, या वो उसको सही रखा जा सकता है। शारीरिक व्यायाम। देखिए, किशोर अवस्था में अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें नियमित ताज़ी हवा में टहलना चाहिए, सुबह शाम खेलना चाहिए। शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखना है, उसके लिए खेल और व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपने हर माता पिता को ये चाहिए कि वो केवल लड़कों को ये व्यायाम या खेलने कूदने की छूट न दे, बल्कि लड़कियों को भी पर्याप्त छूट मिले, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, ठीक है। अब हम देखते हैं भ्रांतियाँ और असत्य धारणाएँ। देखिए, हमारे समाज के अंदर कई ऐसी भ्रांतियाँ और अवधारणाएँ चल रही है जिनके पीछे कोई वैज्ञानिक संकेत नहीं है। ये मिथ्य हैं, असत्य हैं, इनको नकार देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक परिवर्तन है जो आता रहता है। अब ऐसी कुछ बातों के बारे में आज जिक्र कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी भ्रांतियाँ जो हमारे समाज में प्रचलित है लेकिन उसके पीछे कोई वैज्ञानिक धारणा नहीं है। जैसे ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो गर्भवती हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संतान के लिए लिंग निर्धारण के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, बिल्कुल नहीं है। ये बात हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई में काम करना निषिद्ध है, मना है, ऐसा कोई कारण कहीं भी वैज्ञानिक सत्यता में नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ों को बिल्कुल समाज से फेंकिए, बाहर निकालिए, छोड़िए। ये केवल भ्रांतियाँ हैं, हमारी गलत धारणाएं और कुछ नहीं है। अब देखते हैं नशीली दवाओं का निषेध या उनको नकारें। देखो, किशोर अवस्था जीवन का ऐसा काल है जिसमें परिवर्तन आते हैं, तो व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होता है और वृद्धि भी एक सामान्य रूप से वो करता रहता है। लेकिन कई बार वो भ्रमित हो जाता है, अपने आप को वो असुरक्षित महसूस करता है और वो तनाव में रहने लग जाता है, और अपने आप को उस तनाव से दूर रखने के लिए वो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों की या ऐसे पदार्थों की लत लगा लेता है जो नशा होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनको जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको अपने तनाव को दूर करने के लिए जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, वो नशीले पदार्थ
ड्रग्स कहलाते हैं। हम उनको एक बार लेते हैं, फिर हमें उनको बार बार लेने की इच्छा होती है और धीरे धीरे हमारे शरीर पर वो हानिकारक प्रभाव डालता है। हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशी, हमारा जीवन सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमें ड्रग्स या नशीली चीज़ों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। किशोर अवस्था में इसे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। एड्स, यहाँ थोड़ी सी बात हमें एड्स पर दी गई है, हम उसका जिक्र करते हैं। एड्स, देखिए एड्स एक वायरस जनित रोग है, ठीक है, और इसका खतरनाक वायरस है HIV। ये वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से दूसरे पीड़ित व्यक्ति में चला जाता है। अब जाएगा कैसे? या तो जो संक्रमित माँ है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो संक्रमित कर देती है, दूध से वो फैल सकता है बच्चे में। इसके अलावा HIV से पीड़ित व्यक्ति है, वो आपस में लैंगिक संपर्क करें तो एड्स संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा कोई एड्स पीड़ित व्यक्ति है, वो ड्रग्स के रूप में जिस सिरिंज का इस्तेमाल कर रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति भी उस सिरिंज का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो भी उस एड्स से पीड़ित हो सकता है। इसलिए कदापि इनका इस्तेमाल नहीं करें या इनसे तो हमेशा बच के रहें। अब बात करते हैं किशोर अवस्था और गर्भधारण। देखिए किशोर अवस्था है, उसके बारे में हमने इस पार्ट में बहुत सी बातें पढ़ी है। जीवन का एक महत्वपूर्ण काल है। यहाँ हम गर्भधारण की बात करें। देखो हमारे देश के अंदर कानूनी तौर पर विवाह के लिए जो आयु है विधि सम्मत, वो लड़की के लिए 18 वर्ष है और लड़के के लिए 21 वर्ष है। क्योंकि इससे जो कम उम्र के किशोर होते हैं वो मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से वो इतने तैयार नहीं होते कि वो हर चीज़ को, हर व्यवस्था को हैंडल कर सके। और लड़कियां छोटी उम्र के अंदर मानसिक, शारीरिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है। और कम आयु में जब विवाह कर दिया जाता है या बाल विवाह कर दिया जाता है तो वो माँ में और संतान में दोनों में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। साथ ही साथ उनका तनाव बढ़ा देता है। और युवा जो महिलाएं हैं उनको जो व्यवसाय मिल सकता था वो उस अवसरों को खो देती हैं, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। इसलिए व्यवसाय के अवसरों में कमी आ जाती है और मानसिक पीड़ा से वो ग्रसित रहती है। अतः हमें शादी के लिए हमारे देश के द्वारा विधि सम्मत घोषित की गई आयु का ही इस्तेमाल करना चाहिए, उससे पहले विवाह नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त होता है। आज हमने किशोर अवस्था के पार्ट का ये दूसरा पार्ट किया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी समझाने का प्रयास किया है, बड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। आशा है पसंद आएगा। धन्यवाद।